जादुई किंगडम परवानाज में थ्रोन के लिए लंबी वॉर आखिरकार खत्म होने वाली थी, जहां उस रात 9th प्रिंस हाइंज को ओवरथ्रो करने का प्लान बनाया गया था। कंस्पिरेटर्स जो इस पल का लंबा इंतजार कर रहे थे, उन्हें अपना प्रिंस ही अगला किंग बनने के काबिल लगा और उनके इस डिसीजन को सही बताया। सेकंड प्रिंस ने उस सक्लूडेड पैलेस पर अटैक करने का ऑर्डर दिया जहां 9th प्रिंस रहता था और जोर दिया कि कोई विटनेस जिंदा ना बचे। गार्ड से लेकर सर्वेंट्स तक सबको मारने का ऑर्डर दिया। लेकिन प्लान को आगे बढ़ाने से पहले उसके एक फॉलोवर ने एक पल के लिए हेजिटेट किया, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, जिस पर प्रिंस गुस्से में बोला और उसे तुरंत अपने दिल की बात कहने को कहा। इससे पहले कि वो फॉलोवर अपनी सेंटेंस पूरी करता, कोई पीछे से आया और उसकी गर्दन तोड़ दी। व्हाइट बाल और लाल आंखों वाला एक मिस्टीरियस फिगर सामने आया और सीधा प्रिंस से पूछा कि क्या वो सेकंड प्रिंस है। प्रिंस शॉक्ड और स्टन्ड था इस सडन इंट्रूडर से। वो गुस्से में उस पर चिल्लाया और उससे पूछा कि वो कौन है। प्रिंस के गार्ड्स में से एक ने उस इंट्रूडर को एक मामूली रैट समझा जो वहां घुस आया था और तुरंत उस पर एक फियर्स अटैक किया। लेकिन गार्ड तब हैरान हुआ जब उसने इंट्रूडर की लाल आंखें देखी। उसे एहसास हुआ कि वो एक मैजिकलेस गरुड़ा है, एक ऐसी रेस जिसे वो अपने सीक्रेट किंगडम में इंफीरियर और आउटकास्ट मानते थे क्योंकि उनके पास कोई मैजिकल एबिलिटीज नहीं थी। जब गार्ड इंट्रूडर को बिलिटल करने की कोशिश कर रहा था, ये बोलकर कि सरप्राइज अटैक्स काम नहीं करेंगे, इंट्रूडर ने खुद उसे एक वायलेंट और डायरेक्ट फिजिकल असॉल्ट से सरप्राइज कर दिया। ये तुम क्या कर रहे हो? प्रिंस ने गुस्से से गार्ड पर चिल्लाया, ये बोलकर कि उसे जो मिला वो सिर्फ एक फिस्ट था जिसमें कोई मैजिक नहीं थी। इंट्रूडर ने अपनी टेक्निक का नाम स्टारलॉक, द एब्सोल्यूट स्ट्राइक बताया और एक्सप्लेन किया कि जब नेजल बोन पर एक सर्टेन एंगल पर स्ट्राइक किया जाता है तो उसके फ्रैगमेंट्स ब्रेन में घुस जाते हैं और उस पल हर कोई बराबर है, चाहे उनके पास मैजिक हो या ना हो, क्योंकि वो सब बस इंसान है। दूसरा मजिशियन ये सीन देखकर स्टन्ड हो गया और एक पावरफुल लाइटनिंग स्पेल कास्ट करने लगा जिसका नाम कैन स्टॉल्ट्स था, नेक ब्रेकर था, और लाइटनिंग स्पिरिट्स को अपने हाथ में इकट्ठा होने का हुक्म दिया। लेकिन उससे पहले कि वो अपना स्पेल पूरा करता, इंट्रूडर ने उस पर एक प्रिसाइज ब्लो मारा जिसने उसके अपर जॉ के सूचर्स को डिसलोकेट कर दिया और उससे कहा कि वो अब इनकैंटेशंस नहीं बोल सकता और उसे पीछे हट जाना चाहिए। मजिशियन ने गुस्से में सरेंडर करने से मना कर दिया, ये डिक्लेयर करते हुए कि वो इनकैंटेशन की बिना ही करेगा। लेकिन इंट्रूडर उससे ज्यादा तेज था। उससे कोई भी एक्शन लेने से पहले ही एक स्विफ्ट मूव से फिनिश कर दिया और फिर उससे कहा कि उसे वॉर्न किया गया था। सेकंड प्रिंस डर गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि कोई बिना मैजिक का यूज किए एक ए रैंक स्वॉर्ड्समैन और एक मैजिशियन को एक पल में कैसे हरा सकता है। उसे ये इम्पॉसिबल लगा। इंट्रूडर ने कामली जवाब दिया, पूछा कि वो हैरान क्यों है और कहा कि ऐसी कोई रूल नहीं है कि एल्केट को हराने के लिए मैजिक की जरूरत हो। डर के मारे प्रिंस ने इंट्रूडर पर इल्जाम लगाया कि उसे प्रिंस हाइंज ने भेजा है। इंट्रूडर ने जवाब दिया कि वो एक असैसिन जरूर है लेकिन हाइंज का सबऑर्डिनेट नहीं है, वो ये सब एक दोस्त के लिए कर रहा था। सेकंड प्रिंस ने एक रॉयल फैमिली मेंबर के उसके जैसे दोस्त होने के आइडिया पर स्कॉफ किया और इसे रिडिक्युलस कहा। फिर उसने उसे इंसल्ट करना जारी रखा, ये बोलते हुए कि वो सिर्फ कैटल है और एक मैजिकलेस गरुड़ा। अपनी जान बचाने की डेस्परेट कोशिश में प्रिंस ने असासिन को डबल इवन ट्रिपल पेमेंट का ऑफर दिया और उसे अपनी कीमत बताने को कहा। लेकिन असासिन ने कामली जवाब दिया कि वो कैटल नहीं है और फिर उसे फिनिश कर दिया। उसके बाद ऑफिशियली अनाउंस किया गया कि सेकंड प्रिंस की मौत बीमारी से हुई है और उसके लिए एक ग्रैंड फ्यूनरल रखा गया। उसके साथ ही रॉयल कोर्ट पर जो लंबा अंधेरा छाया हुआ था वो हट गया। असासिन फिर प्रिंस हाइंज के सामने आया जिसने अपने भाई से छुटकारा पाने के लिए उसे थैंक यू किया और कहा कि मैटर सेटल हो गया है और वो अगला किंग बनेगा। असासिन ने उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया और पूछा कि उसे अपने लाइफ लॉन्ग ड्रीम को अचीव करके कैसा लग रहा है। लेकिन हाइंज ने जवाब दिया कि ये तो बस उनके ड्रीम की शुरुआत है। उसने फिर एक बार कसम खाई कि जैसे ही वो थ्रोन पर बैठेगा वो मैजिकलेस के साथ डिस्क्रिमिनेशन करने वाले सभी लॉस को अबॉलिश कर देगा और कसम खाई कि उसके दोस्त के लोगों को फिर कभी कैटल नहीं कहा जाएगा।
असैसिन ने हाइंस पर अपना पूरा विश्वास जताया और ये बिलीफ रखा कि वो अपना वादा निभाएगा और हाइंस ने उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त बताया। हाइंस ने अपने दोस्त से पूछा कि क्या वो उसकी कोरोनेशन सेरेमनी में आएगा, लेकिन असैसिन ने मना कर दिया, एक्सप्लेन करते हुए कि एक गरुड़ा होने के नाते उसे ऐसी जगह से निकाल दिया जाएगा। हाइंस हंसा और उसे अश्योर्ड किया कि वो ऐसा नहीं होने देगा क्योंकि वो किंग है। असैसिन ने उसके कंसिडरेशन के लिए उसे थैंक किया, लेकिन सजेस्ट किया कि वो कोरोनेशन के तुरंत बाद ही कोई गड़बड़ ना करे। असैसिन, जिसका नाम हाइंस ने वैन बताया, ने एक्सप्लेन किया कि लोगों के दिमाग को बदलने में वक्त लगता है और वो इंतजार कर सकता है। हाइंस समझ गया और सजेस्ट किया कि जब से लड़ाई खत्म हो गई है वो थोड़े समय के लिए अपने होम टाउन चला जाए और रेस्ट करे। वैन ने इस आइडिया को वेलकम किया और स्माइल के साथ एग्री किया। हाइंस खुश हुआ कि वैन उसके सजेशन से सहमत हो गया था। वैन ने डिसाइड किया कि वो थोड़ा वक्त अपनी फैमिली के साथ बिताएगा। बाद में वैन अपने लॉजिंग्स पर वापस आया और सोचने लगा कि क्या लड़ाई सच में खत्म हो गई है। वैन को लगा कि मैजिक न होने के कारण वो अनडिटेक्टेबल है, एक यूजफुल ट्रेट जो सिर्फ असैसिन्स के लिए है। हाइंस ने पहले उससे कहा था कि उनके दुश्मन अब से किंगडम के सबसे पावरफुल मेजेस होंगे, मैजिक स्वॉर्ड्समैन से लेकर मार्शल आर्टिस्ट्स तक जो सॉर्सरी का यूज करते हैं। उसने सोचा कि क्या वो सच में उन जैसे हीरोज का सामना कर सकता है। वैन ने एक डिसीजन लिया, अगर ऐसा है तो वो भी मैजिक सीखेगा। हाइंस अपने दोस्त के इस डिसीजन से हैरान हुआ और सोचने लगा कि उसके पास मना ना होने पर वो मैजिक कैसे सीख सकता है। लेकिन वैन अपने प्लान पर डिटर्मिन्ड था। उसने डिसाइड किया कि वो मैजिक की स्टडी में किसी भी जिंदा इंसान से ज्यादा गहराई तक जाएगा और उसी समय वो मार्शल आर्ट्स को भी इतना स्ट्रांग बनाएगा कि वो मैजिक को भी सरपास कर दे। इसके साथ ही जैसे उसने एक्सप्लेन किया, उसका प्लान पूरा हो गया था। हाइंस अपने दोस्त के डिटर्मिनेशन को समझ गया और उससे कहा कि वैन जैसे इंसान से यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। वैन ने माना कि लड़ाई सच में लंबी और मुश्किल रही है। उसके बाद सीन कैपिटल के एक बसलिंग मार्केट में शिफ्ट हो गया। वैन हुड में अनजाने में लोगों के बीच चल रहा था जब उसकी नजर ताजा और रेयर सदर्न फ्रूट्स के वेंडर पर पड़ी। उसने डिसाइड किया कि वो अपनी फैमिली के लिए एक गिफ्ट के रूप में खरीदेगा जिससे वो बहुत समय से नहीं मिला था। वैन को स्माइल के साथ याद आया कि उसके करीब एक इंसान को ये फ्रूट हमेशा से पसंद था और उसने सोचा कि उसको ये गिफ्ट मिलकर कितनी खुशी होगी। वो वेंडर के पास गया और एक फ्रूट मांगा और वेंडर ने उससे बताया कि इसकी कीमत एक सिंगल कॉपर पीस है। लेकिन वेंडर का एक्सप्रेशन तुरंत डिसडेन में बदल गया और उसने वैन को वहां से जाने को कहा, एक साइन की तरफ इशारा करते हुए जिसमें गरुड़ा लोगों को कुछ भी बेचने से मना किया गया था। इसके बावजूद वैन ने अपने हाथ में 2 सिल्वर पीसेस निकाले और कामली पर फर्मली वेंडर से पूछा कि क्या वो उसे बेचेगा या नहीं। इस सीन ने पासर्स बाय का ध्यान खींचा जो एक गरुड़ा के कैपिटल में इतने ओपनली घूमने के बारे में फुसफुसाने लगे। उनका फुसफुसाना जल्दी ही डर में बदल गया जब एक ने दूसरों को उसके पास न आने की वार्निंग दी, कहीं उसकी कर्स उन्हें न लग जाए और वो अपनी मैजिक खो दें। कर्स वर्ड सुनकर वैन ने अपनी रेस गरुड़ा की हिस्ट्री को रिव्यू किया, जो दुनिया में एकमात्र ऐसी रेस थी जिसके पास मैजिक नहीं थी। इसे याद आया कि कैसे एक एंशिएंट किंग ने गरुड़ा को कैटल में बदलने का प्लान बनाया था ताकि वो एल्केड मैजिक यूजर्स की सेवा कर सके। इससे एक ऐसा सिस्टम बना जहां पावर और स्टेटस मैजिक पर बेस्ड था, जिससे मैजिक वाले लोगों को उनके बिना वालों का शोषण करने का मौका मिला। गरुड़ा ने डेडली फोर्स्ड लेबर से सफर किया, वॉर्स में कैनन फॉडर के रूप में यूज किए गए और अनजस्ट टैक्सेस के बोझ तले दब गए। जब उनका असंतोष बढ़ा, उन पर मैसेकर्स किए गए और फिर मोनार्की लोगों का गुस्सा भारी डिजास्टर पर ब्लेम करके उन पर से हटा देती थी। वान ने रियलाइज किया कि ये सब बस रूलिंग क्लास के लिए एक घिनौना तरीका था अपने ही प्रॉब्लम से ध्यान भटकाने का, और उसने उदासी से सोचा कि क्या उसके गांव के लोग कभी मुस्कुरा पाएंगे। उसके विचार एक छोटी लड़की ने रोक दिए जो उसके सामने दौड़ रही थी, अपने दोस्तों को उसके लिए वेट करने को कह रही थी, लेकिन वो उसके सामने गिर गई और रोने लगी। वान उसके पास गया और पूछा कि क्या वो ठीक है। बच्ची ने उसकी तरफ देखा और जवाब देने के बजाय उसकी आंखों की तरफ इशारा किया, बोलते हुए कि वो लाल हैं। वान ने हेजिटेंट होकर इसे माना, लेकिन बच्ची ने उसे इनोसेंटली कहकर हैरान कर दिया कि उसकी आंखें खूबसूरत हैं। वान बच्ची के जवाब से सरप्राइज्ड हो गया। बच्ची ने वान को थैंक किया और अपने दोस्तों के पीछे दौड़ पड़ी। उसने एक वार्म स्माइल के साथ जवाब दिया, ये कहते हुए कि आखिर में वो सब इंसान हैं। इस एनकाउंटर ने वान को उम्मीद से भर दिया और उसे विश्वास दिलाया कि एक दिन आएगा जब मैजिक यूजर्स और मैजिक लेस एक साथ हो
जाएंगे, जैसे वो और हिंज एक हुए थे। उसे विश्वास था कि ये देश बदल सकता है, कि वो और हिंज इस बदलाव को लाएंगे और ये बस शुरुआत है। शाम हो गई और वान अकेला चल रहा था, सोच रहा था कि क्या घर से निकले हुए 10 साल हो गए हैं और क्या उसकी फैमिली उसे देखकर खुश होगी। फिर उसे उसके जाने का दिन याद आया जब उसके फैमिली मेंबर्स ने मजाक में उसे एक बीवी के साथ वापस आने की सलाह दी थी। उसे उसकी माँ याद आई जो उसे बेस्ट करने के लिए एनकरेज कर रही थी और उसे अश्योर कर रही थी कि अगर चीजें मुश्किल हो जाएं तो वो हमेशा घर वापस आ सकता है। उसकी छोटी बहन रीना ने वादा किया कि उसके लौटने पर वो उसके लिए उसकी फेवरेट मशरूम सूप बनाएगी। सीन वार्म हग्स और उनकी सेफ जर्नी के लिए उनकी विशेस की यादों के साथ खत्म हुआ। वान ने उस नेकलेस को पकड़ रखा था जो उसकी बहन ने उसके लिए बनाया था, जिससे उसे उनकी याद और भी ज्यादा आने लगी। जैसे ही वान अपने गांव के करीब पहुंचा, उसने देखा कि उसमें आग लगी हुई है। उसे लगा कि कुछ गलत है। अचानक उसने अपने घर की डायरेक्शन में बड़ी आग की लपटें देखी और वो दौड़ पड़ा, अपने गांव वालों पर चिल्लाते हुए पूछ रहा था कि क्या सब ठीक है। उसे एक गांव वाला सीवियर इंजरीज के साथ मिला, लेकिन उसने जो अगला देखा वो और भी बुरा था। गांव पूरा बर्बाद हो चुका था और बॉडीज हर जगह बिखरी हुई थीं। उसे पहले लगा कि बैंडिट्स का अटैक है, लेकिन उसने रियलाइज किया कि इस मैसेकर की ब्रूटैलिटी उससे कहीं ज्यादा थी जो चोर करते हैं। जब वो एंग्शियस होकर ढूंढ रहा था, उससे विक्टिम्स में उसकी माँ और बहन रीना नहीं मिली। वैन जले हुए गांव में दौड़ने लगा, डेस्परेटली उन्हें जिंदा ढूंढने की उम्मीद में। उसे दर्द का एहसास हुआ, ये सोचकर कि उसने उनके लिए सब कुछ किया और सालों तक लड़ता रहा, क्योंकि उसका एकमात्र ड्रीम इस देश को एक ऐसी जगह बनाना था जहां उसकी माँ और रीना खुशी से रह सकें। जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंचा, उसे एक बॉडी एक पेड़ के तने से लटकी हुई मिली। वो शौक में रुक गया, ये सोचकर कि क्या वो बॉडी उसकी माँ की है। जब वो करीब गया, असली शौक तब लगा जब उसने कंफर्म किया कि वो बॉडी सच में उसकी माँ की थी। अपने शौक और डिस्पेयर के बीच उसने एक फेंट आवाज सुनी जो उसे भैया कहकर बुला रही थी। वैन को एहसास हुआ कि ये आवाज उसकी बहन रीना की है और वो उसके पास दौड़ पड़ा, जैसा वो जमीन पर इंजर्ड पड़ी थी। उसने उसे अपनी बाहों में उठाया, उसे होल्ड ऑन करने को कहा, लेकिन वो कमजोर आवाज में उसे दौड़ने को कह रही थी, उसे वॉर्न करते हुए कि अटैकर्स उसके पीछे हैं। वैन शॉक्ड हो गया और सोचने लगा कि क्या अटैकर्स सेकंड प्रिंस के फैक्शन के बचे हुए लोग हैं, लेकिन उसने इस आइडिया को डिसमिस कर दिया। उसने अपनी बहन से कहा कि वो बात करना बंद करे और प्रॉमिस किया कि वो उसे एक सेफ जगह ले जाएगा। वैन शॉक्ड हो गया जब उसने देखा कि उसकी बहन ने कितना खून खो दिया था। रीना ने अपनी इंजरीज के बावजूद बोलने की कोशिश की। अपने आखिरी पल में रीना ने उससे कहा कि वो एक स्किल्ड कुक बन गई थी और उसने विश किया कि वो उसका खाना टेस्ट कर पाता। जब वैन के आंसू उसके चेहरे पर गिरे, रीना ने उसके चेहरे को छुआ और उसे खुद को ब्लेम ना करने को कहा, उसे अश्योर्ड करते हुए कि जो हुआ वो उसकी गलती नहीं थी। और फिर उसने उसकी बाहों में दम तोड़ दिया। उसी पल अचानक एक तलवार वैन की पीठ में घुस गई। रॉयल नाइट्स में से एक ने इस ब्लो देने वाले की तारीफ की और एक आवाज सुनाई दी जो रॉयल नाइट्स की उनके एक्सीलेंट वर्क के लिए तारीफ कर रही थी, ये डिक्लेयर करते हुए कि उन्होंने वैन को मार दिया है। जिस नाइट ने उसे छुरा मारा था, उसने नोटिस किया कि वैन अपनी फेटल चोट के बावजूद अब भी खड़ा है। वैन ने अपनी चमकती लाल आंखों के साथ मुड़कर देखा और नाइट ने उससे कहा कि उसके पास एक आखिरी सवाल है। नाइट ने डिसाइड किया कि वैन ने जानबूझकर ब्लो को डॉज नहीं किया और उससे पूछा कि ऐसा क्यों। वैन ने उससे कहा कि अब उसके पास प्रोटेक्ट करने के लिए कोई नहीं है। जैसे ही नाइट उसकी पैथेटिक स्टेट को देखते हुए उस पर आखिरी ब्लो देने की तैयारी कर रहा था, वैन ने उससे एक आखिरी सवाल पूछा। उसने सोचा कि उन्हें क्यों मरना पड़ा और ये ऑर्डर किसने दिया था। जवाब शॉकिंग था। नाइट ने उससे कहा कि ये हिज मैजेस्टी किंग हाइंस का एक सीक्रेट डिक्री था जिसने डिसाइड किया कि गारुड़ा लोगों की देश में अब कोई जगह नहीं है। वैन ने उस पर चिल्लाया कि ये झूठ है और हाइंस के लिए ऐसा ऑर्डर देना इम्पॉसिबल है। उसी पल एक नई आवाज ने उन्हें रोक दिया, पूछा कि क्या सब खत्म हो गया है और वैन को उसके नाम से बुलाया। वैन ने पूरे शौक में ऊपर देखा तो हाइंस खुद अपने नाइट्स के सामने कामली खड़ा था। हाइंस ने उससे कहा कि उसने बहुत समय लिया और वो इंतजार करते करते थक गया है। कामली हाइंस ने वैन को याद दिलाया कि वो अपनी फैमिली के लिए सुवेनियर्स खरीद रहा था।
वैन बिट्रेयल को समझ नहीं पा रहा था और सिर्फ क्यों पूछ पाया। हाइंज ने सारा ब्लेम वैन पर डाल दिया, एक्सप्लेन करते हुए कि गरुड़ा अपनी इन्फिल्ट्रेट करने और मैजिकल डिटेक्शन को बाईपास करने की एबिलिटी से और अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से मेजेस को मारने की एबिलिटी से, और वैन खुद जो उन्हें लीड कर रहा था, दोनों किंगडम की शांति के लिए खतरा थे और इसलिए उन्हें खत्म करना जरूरी था। वैन को एहसास हुआ कि हाइंज ने उसे धोखा दिया था, लेकिन हाइंज ने क्लेम किया कि उसने हमेशा अपना वादा निभाया है। उसने वादा किया था कि वो गरुड़ा के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर देगा, और यही वो कर रहा था, उनके एग्जिस्टेंस को किंगडम से पूरी तरह से मिटाकर। वैन गुस्से में आ गया और एक सडन मूव में नाइट ने वैन पर झपटा मारा। वैन ने नाइट की तलवार को अपने हाथों से पकड़ा, ब्लेड को अपने हाथ में घुसने को इग्नोर करते हुए, हाइंज का नाम चिल्लाते हुए और उसे मारने की कसम खाते हुए। नाइट्स एक पल के लिए सरप्राइज्ड हुए और हाइंज ने वैन को एक मॉन्स्टर कहा, फिर उसे कन्फ्रंट करने के लिए एक पावरफुल मैजिक स्पेल कास्ट किया, जबकि नाइट्स अपने किंग को प्रोटेक्ट करने के लिए चिल्ला रहे थे। वैन ने अपनी आखिरी मिस्टीरियस टेक्निक फाइनल शैडो ब्लूम छोड़ दी, नाइट्स के बीच सुपर ह्यूमन स्पीड से मूव करते हुए, जब तक वो हाइंज के करीब नहीं पहुंच गया और एक पावरफुल ब्लो मारा। उसका अटैक हाइंज के मैजिकल अटैक से टकराया, जिससे दो पावर्स के टकराव से एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ। लड़ाई के बाद हाइंज ने बर्बाद हुए सीन को देखा और मॉकिंगली कमेंट किया कि वैन अपने आखिरी पल में भी अपनी बहन की लाश को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ रहा था। उसने ऐड किया कि वैन ने हमेशा मैजिक यूजर्स के सामने झुकने से मना किया था, उसे एक जिद्दी बेवकूफ कहते हुए। फिर उसने उसे फेयरवेल कहा, मानते हुए कि वो बहुत स्ट्रांग था, इसलिए उसे खत्म करना पड़ा। बाद में एक दूसरे सीन में वैन की बॉडी पर एक वुल्फ जैसा क्रीचर लाल आंखों के साथ आया और बोला, ये कहते हुए कि वो चीजों को ऐसे खत्म नहीं होने देगा और उसकी रिवेंज अभी पूरी नहीं हुई है। इस एंटिटी ने वैन को एक और मौका देने का फैसला किया। क्रिएचर ने वादा किया, ये कहते हुए कि अगले बार वो उसके लिए इसे और भी फन बना देगा। फिर वैन अचानक जाग गया, सोचने लगा कि क्या वो अभी भी जिंदा है और कहाँ है। जगह उसे जानी पहचानी लगी और अचानक उसकी छोटी बहन रीना उसके सामने आई, उसे बताया कि वो आखिरकार जाग गया है। वैन डेज में था और रीना से पूछा कि क्या वो अभी भी जिंदा है, जो उसे अजीब लगा, ये सोचकर कि वो अभी भी आधा सोया हुआ है। वैन सोचने लगा कि क्या ये सब एक सपना है, लेकिन रीना ने उसे बताया कि उनकी माँ एक सेलिब्रेटरी फीस्ट तैयार कर रही है। जब उसने पूछा कि वो क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसने एक्साइटेड होकर उसे याद दिलाया कि ये उसका बर्थडे है। उनकी माँ भी आई और न्यूज़ को कंफर्म किया, उसे 15 साल का होने पर कांग्रेचुलेट किया। उसी पल वन को एक इनक्रेडिबल ट्रुथ का एहसास हुआ। वो 10 साल पीछे टाइम में चला गया था। उसने खुद को एक सनी डे पर अपनी फैमिली के साथ बाहर खाना खाते हुए पाया। एक पल के लिए उसने सोचा कि क्या वो सब ट्रैजिक इवेंट्स जो उसके साथ हुए थे वो बस एक लंबा सपना था, लेकिन उसे जल्दी ही रियलिटी का एहसास हो गया कि जो कुछ भी उसने एक्सपीरियंस किया था वो सच था। वो अब भी वो मार्शल आर्ट्स अपने बॉडी में फील कर सकता था जो उसने सीखे थे, और उसे रीना के आखिरी शब्द, उसके जलते हुए कस्बे की स्मेल और उसकी छाती में हाइंज ने जहां चुरा मारा था वहां का तीखा दर्द साफ साफ याद था। ये सब सेंसेशंस उसे चिल्लाकर ये कंफर्म कर रही थी कि उसने जो फ्यूचर जिया था वो एक रियलिटी थी। रीना ने नोटिस किया कि वो डिस्ट्रैक्टेड है और उसे कंसर्न के साथ पूछा कि क्या कुछ गलत है, लेकिन उसने सच को एक स्माइल के साथ छुपा लिया और उसे कहा कि कुछ नहीं है। माँ ने वैन से कहा, चलो खाना लगभग तैयार है। वन ने जवाब दिया, उसे आने वाली डिलीशियस खुशबू को नोटिस करते हुए। वन की बहन ने उसे उसके बर्थडे पे कांग्रेचुलेट किया, उसे भैया कहते हुए, और वो सब एक जॉयफुल एटमॉस्फेयर में साथ बैठ गए। उसी बीच कहीं और मैजिस का एक ग्रुप फॉरेस्ट से गुजरना था, जो एक हेरेटिक हंट पर निकले थे। नाइट ने माफी मांगी कि वो अपने साथ कोई ए लेवल मेज या उससे ऊपर का नहीं ला सके। मेज को सिटीजन्स की सेफ्टी और नाइट्स के उन्हें किसी भी नेग्लिजेंस के लिए ब्लेम करने की संभावना के बारे में चिंता थी, लेकिन दूसरे ने उसे चिंता ना करने को कहा।
उसने एक्सप्लेन किया कि जिस एरिया की तरफ वो जा रहे थे वो गरुड़ा इंडिपेंडेंट टेरिटरी था और उसके निवासी, जैसा उन्होंने मैजिक एकेडमी में सीखा था, सिटीजन्स नहीं बल्कि सिर्फ कैटल माने जाते हैं। मेज ने उसकी बातों को इग्नोर किया और उन्हें जल्दी करने का ऑर्डर दिया। वापस वैन के पास वो अपनी माँ के बनाए हुए सूप को टेस्ट कर रहा था, कमेंट करते हुए कि इसका टेस्ट नॉस्टैल्जिक है। उसकी माँ उसके शब्दों से हैरान हुई क्योंकि उसने उसके लिए वो सिर्फ कुछ दिन पहले ही बनाया था, लेकिन उसने मजाक करते हुए कवर अप किया कि उसे वो बहुत पसंद आया। रीना ने प्राउडली ऐड किया कि उसने भी उसे बनाने में हेल्प की थी, तो वैन ने उसे छेड़ दिया ये कहते हुए कि उसने नोटिस किया है क्योंकि इंग्रेडिएंट्स अलग अलग साइज में कटे थे, जिस पर वो प्लेफुल गुस्से में आ गई जैसा उसने अपनी माँ और बहन को जिंदा और ठीक देखा। वो श्योर था कि वो सच में 10 साल पीछे टाइम में वापस आ गया है और उसे सब कुछ बदलने का एक मौका मिला है, लेकिन वो सोचने लगा कि उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। उसकी माँ ने उसकी डिस्ट्रैक्शन को नोटिस किया और पूछा कि क्या वो अभी भी अपने फ्यूचर के बारे में चिंता कर रहा है। वन को याद आया कि उसकी प्रीवियस लाइफ में 15 साल की उम्र में उसे एक गरुड़ा लड़के के रूप में अपनी लाइफ पाथ चूज करनी थी, जिसका कोई बाप या फैमिली बिजनेस नहीं था जिसे वो इनहेरिट कर सके। उसके पास 3 ऑप्शंस थे, या तो गरुड़ा टाउन में लो पेइंग जॉब्स करे या टाउन छोड़कर मुश्किल और खतरनाक काम करे जबकि इंसल्ट्स को सह सके, या फिर एक मर्सनरी बन जाए। हालांकि गरुड़ा के पास मैजिक नहीं है, उनमें से बहुतों के पास इमेंस फिजिकल स्ट्रेंथ होती है और क्योंकि उन्हें मैजिक से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, उन्हें एक्सेलेंट स्काउट्स माना जाता है। इसलिए जब वॉर शुरू होती थी, गरुड़ा मर्सनरीज को रेगुलर आर्मी के लिए कैनन फॉडर के रूप में फ्रंट लाइंस पर फेंका जाता था। अगर वो जिंदा बच जाते थे तो उन्हें एक बड़ा इनाम मिलने का वादा किया जाता था। उसकी माँ ने उसके विचार को रोका, ये मानते हुए कि मर्सनरी होना बुरा नहीं था, उसे याद दिलाते हुए कि वो अपने बाप की उस दौलत से रहते हैं जो उसने बैटलफील्ड पर कमाई थी। लेकिन उसने अपनी चिंता जताई क्योंकि वो उसका इकलौता बेटा था। वैन जानता था कि गरुड़ा मर्सनरीज में मॉर्टैलिटी रेट बहुत ज्यादा थी। उसे याद आया कि उसकी पिछली लाइफ में उसने अपनी माँ की बात नहीं मानी और एक मर्सनरी बन गया और उसी राह पर वो हाइंस से मिला था। अचानक उसके विचार गांव के अलार्म बेल की आवाज से रुक गए, जो गांव वालों को इमिनेंट डेंजर से वार्न कर रहा था। वैन को शॉक और गुस्से में एहसास हुआ कि वो एक मेजर इवेंट को भूल गया था जो उस दिन होने वाला था। वो दौड़ने लगा, अपनी माँ और रीना को टाउन से दूर रहने के लिए चिल्लाते हुए उन्हें कंफ्यूज छोड़ दिया। उसी बीच एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप टॉर्चेस के साथ लोगों को एड्रेस कर रहा था, ये डिक्लेयर करते हुए कि उनकी सेक्रेड लिनियज को गरुड़ा के गंदे फेल्थ से प्रोटेक्ट करना जरूरी है, जिसे किंगडम ने शरण दी है। एक्सट्रीमिस्ट्स के लीडर ने उनसे कहा कि गंदगी अंधेरे से पैदा होती है और वो अंधेरे को भी बुलाती है। वैन ने उन्हें तुरंत पहचान लिया, वो प्योरीफायर्स थे। वो किंगडम के मेन रिलीजन के अंदर एक रैडिकल फंडामेंटलिस्ट ग्रुप थे, जिन्हें उनके एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज के लिए हेरेटिक्स लेबल किया गया था, जिसमें यह बिलीव भी शामिल था कि गरुड़ा शैतान के एजेंट्स हैं और उन्हें खत्म करना जरूरी है। तभी वैन को असली कैटास्ट्रोफी याद आई। उसके 15th बर्थडे पर प्योरीफायर्स कैपिटल से निकाले जाने के बाद भाग गए थे और गरुड़ा इंडिपेंडेंट टेरिटरी में शरण ली थी। वैन को याद आया कि कैसे प्योरीफायर्स ने पास्ट में इनसफिशिएंट गार्ड्स के कारण टाउन को आसानी से टेक ओवर कर लिया था और प्योरिफिकेशन के नाम पर सबसे डरावने एट्रोसिटीज किए थे। उस समय वो अपनी फैमिली के साथ सिर्फ छिप सकता था, लेकिन उसने फर्मली डिसाइड किया कि इस बार अलग होगा। वैन छतों पर तेजी और हल्केपन से मूव किया। स्क्वायर में प्योरीफायर्स का लीडर अनाउंस कर रहा था कि वो टाउन को प्योरीफाई करेगा, जबकि एक गरुड़ा महिला को एक जलती हुई टॉर्च से धमकी दे रहा था, ये क्लेम करते हुए कि आग उसके पापों को क्लेंस कर देगी। इससे पहले कि प्योरीफायर उस महिला को नुकसान पहुंचा पाता, वैन ने इंटरवीन किया। उसने अपने दिमाग में मेजर से लड़ने के बेसिक टैक्टिक को एक्सप्लेन किया। दुश्मन की परसेप्शन रेंज के बाहर से एक स्विफ्ट और सडन अटैक लॉन्च करो, जबकि उनके फेटल वीक पॉइंट्स जैसे ब्रेन या स्पाइन को टारगेट करो ताकि वो मैजिक का यूज करने से पहले ही मर जाए। प्यूरिफायर्स उसके सडन अपीयरेंस से सरप्राइज्ड हो गए। एक्सट्रीमिस्ट्स में से एक ने अपनी तलवार का ऑरा यूज किया और वैन को मारने की कसम खाई। एक स्विफ्ट मूव में उसने एक्सट्रीमिस्ट की तलवार का यूज करके उसे मार दिया।
वैन ने एक्सप्लेन किया कि मैजिक बैरियर को सिर्फ मैजिकली चार्ज्ड वेपन से पेनिट्रेट किया जा सकता है। उनके मैजिक बैरियर को उनके अपने ही वेपन से ओवरकम किया जा सकता है। वैन ने नोटिस किया कि एक सॉर्सरस ने उस पर एक इलेक्ट टाइप स्पेल कास्ट किया। वैन ने एक्सट्रीमिस्ट की लाश को सॉर्सरर की तरफ किक किया इससे पहले कि वो स्पेल फिनिश कर पाता। लाश ने स्पेल को ब्लॉक कर दिया और वैन लाइटिंग स्पीड से सॉर्सरर की तरफ बढ़ा और उसे एक पावरफुल ब्लो दिया जिसने उसे हवा में उड़ा दिया। स्किलफुली उनमें से कुछ को नीचे गिराने के बाद सिर्फ 3 बचे। उसे एक प्यूरिफायर की आवाज ने रोक दिया जो एक और महिला को हॉस्टेज बनाए हुए था। एक्सट्रीमिस्ट ने वैन को घुटने टेकने का ऑर्डर दिया या वो उसे मार देगा। वैन ने बिटरनेस के साथ रियलाइज किया कि स्क्वायर के बाहर और भी दुश्मन थे और वो एक मुश्किल सिचुएशन में था। अगर वो सरेंडर करता तो वो वैसे भी मर जाता। हॉस्टेज ने वैन से सरेंडर ना करने की विनती की लेकिन प्यूरिफायर ने उस पर मजाक किया और उसे कहा कि जो उसके साथ होने वाला है उसके लिए वैन को ब्लेम करे। जैसे ही वो उसे मारने ही वाला था वैन ने उसे रोकने के लिए चिल्लाया और सरेंडर करने के लिए अपने हाथ उठा दिए। लीडर ने ट्रायम्फेंटली स्माइल किया ये मानते हुए कि वैन उसके सामने झुक गया है। बचे हुए एक्सट्रीमिस्ट्स वैन की तरफ बढ़े और उनमें से एक ने उसे किक किया उस पर चिल्लाते हुए ये सोचकर कि उसने उनसे पंगा लेने की हिम्मत कैसे की। वैन के सरेंडर करने के बाद प्यूरिफायर्स उसे मारने लगे। एक ने इंसिस्ट किया कि उन्हें उसे टॉर्चर करना चाहिए उनके कॉमरेड्स का बदला लेने के लिए जिन्हें उसने मारा था। लेकिन ग्रुप के लीडर को वैन के बारे में एक बुरा एहसास हुआ और उसने रियलाइज किया कि उन्हें उसे तुरंत मार देना चाहिए या कुछ बुरा होगा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते एक पावरफुल सॉर्सरस अचानक सामने आई और एक आइस स्पेल कास्ट किया जिसने उन्हें जहां के वहां फ्रीज कर दिया। एक्सट्रीमिस्ट ने रेजिस्ट करने की कोशिश की लेकिन स्पेल उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग और सडन थी। सॉर्सरस ने फिर एक्सट्रीमिस्ट से कहा कि वो मूव करना बंद करें ताकि वो खुद को चोट ना पहुंचाएं। सॉर्सरस ने एक्सट्रीमिस्ट को अनाउंस किया कि उनका समय खत्म हो गया है और वो किंगडम के जस्टिस के नाम पर अरेस्ट में हैं। प्यूरिफायर्स के लीडर ने रियलाइज किया कि वो कैपिटल से रीइंफोर्समेंट्स हैं। वैन कंफ्यूज्ड हो गया क्योंकि उसे याद आया कि उसकी पिछली लाइफ में रीइंफोर्समेंट्स को आने में बहुत ज्यादा वक्त लगा था। प्यूरिफायर लीडर ने अपने बचे हुए आदमियों को सॉर्सरस को मारने का ऑर्डर दिया लेकिन उसने कामली उसे रिपीट किया कि सब खत्म हो गया है और अपने सोल्जर्स को उन्हें डिसआर्म करने का ऑर्डर दिया। सॉर्सरस वैन के पास आई और उसकी तारीफ की कि वो अकेले ही 3 प्यूरिफायर मेजर्स को हरा पाया। वैन टेंस था क्योंकि उसे इस सिचुएशन में क्या कहना है पता नहीं था। सॉर्सरस ने उससे कहा कि वो उसकी तारीफ करती है। उसने लड़ाई में जो किया क्योंकि वैन ने जिस फायर मेज को मारा था वो पूरे शहर को जलाने के लिए इनफ पावरफुल था। वैन को याद आया कि कैसे उसकी पिछली लाइफ में उसका गांव जल गया था। सॉर्सरस ने उससे कहा कि वो सोच रही थी कि उसे खुद से कैसे डील करे ताकि कोलैटरल डैमेज ना हो और उसे थैंक किया ये कहते हुए कि उसका एम्बुश एक बहुत बड़ी हेल्प थी। वैन ने रियलाइज किया कि उसका इंटरवेंशन और फायर मेज को मारना ही वो वजह थी जिससे किंगडम ने इस बार बहुत ज्यादा तेजी से एक्शन लिया। सॉर्सरस ने उसे एक इनाम ऑफर किया लेकिन उसने मना कर दिया ये कहते हुए कि उसे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि वो है जिसे बचाया गया। उसने फिर उन्हें हेल्प ऑफर करने के लिए थैंक किया। सॉर्सरस इंट्रीग्ड हो गई उसे एक इंटरेस्टिंग लड़का मानते हुए और उसका नाम पूछा जिसके जवाब में उसने वैन कहा। उसने फिर अपना परिचय हेलेन के रूप में दिया और उसे मैजिक एकेडमी में शामिल होने के लिए इनवाइट करके उसे हैरान कर दिया। वैन इस अनएक्सपेक्टेड ऑफर से शॉक्ड हो गया और कंफर्म करने के लिए पूछा कि क्या वो सच में मैजिक एकेडमी की बात कर रही है। हेलेन ने वैन को एक्सप्लेन किया कि मैजिक एकेडमी किंगडम द्वारा स्थापित एक बोर्डिंग स्कूल है, ऐड करते हुए कि एडमिशन कॉमनर्स और फॉरेनर्स के लिए भी खुला है प्रोवाइडेड कि वो एंट्रेंस एग्जाम पास कर लें। वैन सुनने लगा रियलाइज करते हुए कि उसे नाम अच्छी तरह से याद था क्योंकि उसने उसकी पिछली लाइफ में कई बार इसके बारे में सुना था। उसे याद आया कि बहुत से वॉरियर्स और मेजेस जिन्हें हीरोज के रूप में तारीफ किया गया था वो इस एकेडमी से ग्रेजुएट हुए थे। उसी पल वैन ने हेलेन से पूछा कि वो उसे ही पर्टिकुलर क्यों इनवाइट कर रही है तो उसने सजेस्ट किया कि वो अकेले में बात करें। हेलेन ने अपने हैरान फॉलोअर्स की कॉल्स को इग्नोर किया जो सोच रहे थे कि वो कहाँ जा रही हैं और चीयरफुली उनसे कहा कि उसे नहीं पता कि वो कहाँ जा रही है। फिर वैन से उसकी गाइड बनने को कहा ये क्लेम करते हुए कि वो पहली बार इस गांव में आई है। वो साथ में चलने लगे जब तक वो फॉरेस्ट में एक शांत जगह पर नहीं पहुंच गए और वहां उसने उससे कहा कि जैसा उसने चाहा कोई भी उनकी बात नहीं सुन पाएगा।
अचानक हेलन का टोन बदल गया और सीरियस हो गया और उसने कामली कमेंट किया कि ऐसी जगह किलिंग के लिए परफेक्ट है। फिर उसने एक मैजिक स्पेल के साथ उस पर अटैक किया, एक पावरफुल स्पेल कास्ट करते हुए जिसका नाम आइस एरो ग्लेसी सजीता था। लेकिन वैन ने लाइटनिंग स्पीड से अटैक को डॉज किया और एक पल में उसके बगल में आ गया। हेलेन स्टन्ड हो गई, खुद से सोच रही थी कि क्या उसने ब्लिंक मैजिक का यूज किया है, लेकिन उसने तुरंत इसे डिसमिस कर दिया क्योंकि उसे कोई मैजिक स्पेल का ट्रेस नहीं मिला। उसने रियलाइज किया कि उसका मूवमेंट प्योरली एक फिजिकल टेक्निक थी जिसके थ्रू उसने उसकी फील्ड ऑफ विजन को तोड़ दिया और उसके ब्लाइंड स्पॉट में घुस गया। वैन उसके विचार को रोका, उसे इस एक्ट को रोकने को कहा और उसे अश्योर्ड किया कि उसे उसमें कोई असली किलिंग इंटेंट नहीं फील हुई। हेलन हैरा होकर हंसी, कमेंट किया कि वो एक एक्सपीरियंस्ड वॉरियर की तरह बोलता है और सोचने लगी कि उसने किस तरह की लाइफ जी है कि उसे इतने कम उम्र में इतना एक्सपीरियंस मिला। वान ने कामली जवाब दिया, पूछा कि क्या वो उसे टेस्ट कर रही है। उसने माना कि ये उसके नेचर में है कि वो इंपॉर्टेंट चीजों को अपनी आंखों से देखे। उसने माना कि उसके पास सच में मेजर्स का सामना करने के लिए फिजिकल स्किल्स ही काफी हैं। फिर वो उसके पास आई और उससे कहा कि उसके दिमाग में एक अचानक आइडिया आया है कि वो शायद वो इंसान हो जो गरुड़ा लोगों की किस्मत को बदल सके। वान उसे देखकर शॉक्ड हो गया। जैसा वो एक्सप्लेन करती रही कि ये तभी पॉसिबल होगा जब वो एकेडमी ज्वाइन करे। वान तुरंत समझ गया कि वो क्या इम्प्लाई कर रही है और उससे पूछा कि क्या वो नाइटिंग इन्वेस्टिचर की बात कर रही है। हेलेन ने कंफर्म किया कि वो वही कह रही है और उसे कहा कि उसकी एक्सेप्शनल स्किल्स उसे एकेडमी में इस हाई ऑनर के लिए एक कैंडिडेट बनाती है। हेलेन ने अपना एक्सप्लेनेशन जारी रखा, ये कहते हुए कि नाइटिंग इन्वेस्टिचर एक ऐसा सिस्टम है जिससे एकेडमी स्टूडेंट्स को उनके एक्सेप्शनल रिजल्ट्स के लिए रिवॉर्ड किया जाता है। उनके ओरिजिन के बावजूद कैंडिडेट्स को किंगडम के अंदर एक नया नोबल फैमिली स्थापित करने का अधिकार दिया जाता है। उसने ऐड किया कि दी गई लैंड आमतौर पर कैंडिडेट्स के होम टाउन से रिलेटेड होती है और वान के केस में वो लैंड गरुड़ा का टाउन होगा। वान विजिबली मूव था, सोच रहा था कि ये आइडिया उसके दिमाग से पूरी तरह से गायब नहीं था। उसने रियलाइज किया कि उसकी प्रीवियस लाइफ के अलग वो अभी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए लीगल एज में था। वान ने डिसाइड किया कि उसके 3 सवाल हैं और हेलेन ने सुनने की इच्छा जताई। वान ने पहले पूछा कि क्या एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक नोबल से रेकमेंडेशन जरूरी है। हेलेन ने तुरंत एफर्मेटिव में जवाब दिया और खुद उसके लिए रेकमेंडेशन लिखने का ऑफर दिया। उसने फिर उसका अगला सवाल पूछा, अपनी खुशी जताते हुए कि उसने आइडिया को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। वान अपने दूसरे सवाल पर बढ़ा, ये कहकर हैरान हुआ कि वो एक बिना मैजिक वाला इंसान एक मैजिक के स्कूल में ऑनर दिया जाएगा। इसे एब्सर्ड बताया और उसकी राय पूछी। हेलेन उससे अग्री हो गई कि सच में ऐसा लगता है, लेकिन उसने क्लैरिफाई किया कि जिन लोगों को पास्ट में ये ऑनर मिला था और जिन्होंने ट्रेडिशंस को तोड़ने में कामयाबी हासिल की थी, उनमें एक चीज कॉमन थी, मैजिक के एक नई प्रिंसिपल की खोज। उसने एग्जाम्पल्स दिए जैसे मैजिक पोशंस का क्रिएशन या मैजिक सर्कल्स की स्टडी, ये बताते हुए कि मैजिक का यूज करना ही एकमात्र प्रिंसिपल नहीं है। इसके हिसाब से उसने एक्सप्लेन किया कि बिना मैजिक का यूज किए एक मेज को हराना एक नया पाथ माना जा सकता है जो इन्वेस्टिचर के लिए काबिल है, प्रोवाइडेड कि वो हर किसी को अपनी स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करवा सके। वान उसके शब्दों को समझ गया, ये कंक्लूड करते हुए कि ये इम्पॉसिबल नहीं था, लेकिन उस पर डिपेंड करता था। हेलेन ने कंफर्म किया। फिर वन ने अपना आखिरी सवाल पूछा, उससे इस सब से क्या मिलेगा। उसने सोचा कि वो उसे एग्जैक्टली क्या चाहती है, नोबिलिटी के टाइटल को बैट के रूप में यूज करने के बदले। एक पल के साइलेंस के बाद हेलेन ने उससे पूछा कि क्या वो उस पर विश्वास नहीं करता। वैन ने क्लैरिफाई किया कि वो बस जानना चाहता था कि अगर वो गरुड़ा का लॉर्ड बन जाता है तो उसे क्या मिलेगा। हेलेन ने माना कि उसे इससे जरूर फायदा होगा, लेकिन उसने कहा कि वो उस फायदे के बारे में उसे नहीं बताएगी। उनकी कॉन्वर्सेशन को रीना, वैन की बहन की आवाज ने रोक दिया, जो उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रही थी, अपने भाई को बुला रही थी और सोच रही थी कि वो वहां क्या कर रहा है। वैन ने उसे अश्योर्ड करने की कोशिश की कि कुछ नहीं है, लेकिन उसने उसे बताया कि उसने सुना है कि उसने बैड गाइज से लड़ाई की है। वैन ने उसे चिंता देने के लिए माफी मांगी और उसे अश्योर्ड किया कि वो ठीक है, और रीना दौड़कर उसके पास आई और उसे जोर से गले लगा लिया। अरीना ने अपने भाई को गले लगाते हुए दांत लगाई, ये कहते हुए कि वो हमेशा कहता है कि वो ठीक है और फिर कुछ रेकलेस कर देता है। उसने उसे अपने आंसुओं से बताया कि वो और उनकी माँ उसके बारे में कितने चिंतित थे।
उसी बीच हेलन उन्हें थोड़ी दूर से देख रही थी। फिर उसने वैन से कहा कि अगर वो नाइटहुड के ऑनर को एक्सेप्ट करता है तो उसके पास अपनी बहन और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने का अधिकार होगा, इस बात पर जोर देते हुए कि ये इनएविटेबल है। जैसे ही वो चली गई, उसने अपने नाम हेलन स्टाइनहर्ट्स की कसम खाई। अगले दिन जल्दी बीत गए। वैन को याद आया कि उसकी मां दुखी लग रही थी जब उसे पता चला कि उसने प्यूरिफायर से लड़ाई की थी, और उसने सोचा कि उसने ये कैसे किया। लेकिन जब उसने टाउन के लोगों को उसकी हेल्प के लिए थैंक करते हुए देखा तो वो मुस्कुराई और उसे कहा कि वो सच में अपने बाप का बेटा है और उसने अच्छा किया। वैन ने अपनी फैमिली से एकेडमी के बारे में भी बात की और उसकी मां और रीना कैपिटल में एक स्कूल के बारे में सुनकर हैरान हो गए। वैन ने एक्सप्लेन किया कि ऐसा लगता है कि गरुड़ा लोग एनरोल कर सकते हैं और उन्हें रिकमेंडेशन के बारे में बताया जो उसे मिलेगा और उसके साथ आने वाले इनाम के बारे में भी। उसी पल रीना ने बताया कि एकेडमी सिर्फ मैजिक यूजर्स द अल कार्ड के लिए है। वैन ने जवाब दिया कि इसीलिए ही वो वहां जाना चाहता है, क्योंकि वो सबको गरुड़ा लोगों की कैपेबिलिटीज को प्रूव करना चाहता है और ये कि वो इंफीरियर नहीं है। वैन ने इसके बारे में कई दिनों तक सोचा था और उसे सबको बचाने का कोई और तरीका नहीं मिला। उसने सोचा कि एक असैसिन के रूप में उसकी प्रीवियस लाइफ तभी पॉसिबल थी क्योंकि उसने थ्रोन के हेयर के साथ अलायंस किया था, लेकिन इस लाइफ में वो उसके साथ कभी अलायंस नहीं करेगा। हालांकि वो एक प्लान के बिना पूरे किंगडम का सामना नहीं कर सकता और उसे हेलन के असली इंटेंशंस नहीं पता थे, लेकिन उसका ऑफर एक्सेप्ट करने से उसके लिए एक और राह खुल सकती थी। वो पहले ही एक बार मर चुका था और नए पथ पर अगर खतरा भी हो तो वो किसी भी उम्मीद की किरण से चिमटने के लिए तैयार था। उसका गोल साफ था, देश से गरुड़ा के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन को मिटाना। उसकी माँ और बहन उसके डिटर्मिनेशन से शॉक्ड हो गए। उसकी माँ ने कहा कि ऐसा लगता है कि अगर वो उससे पीछे हटने को बोलेगी तो वो उसकी बात नहीं सुनेगा। वैन ने पूछा कि क्या उसने उसे माफ कर दिया। उसने जवाब दिया, एक आंसू पोंछते हुए, कि वो जानती थी कि अगर वो उसे रोकने की कोशिश करेगी तो भी वो नहीं रुकेगा। ये जिद उसने अपने बाप से विरासत में पाई है। ये कहते हुए वैन ने उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए उसे थैंक किया, लेकिन उसकी माँ ने उसे एक प्रैक्टिकल सवाल से हैरान कर दिया कि क्या उसने एंट्रेंस और ट्यूशन फीस को कैसे कवर करना है, ये बताते हुए कि एजुकेशन मुफ्त नहीं है। वैन को पैनिक में रियलाइज हुआ कि उसने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। उसकी माँ ने उसे रीएश्योर्ड किया, ये कहते हुए कि वो पैसे का इंतजाम करने का तरीका ढूंढ लेगी, और रीना ईगरली बोली, ये डिक्लेयर करते हुए कि वो भी उसकी सपोर्ट के लिए काम करेगी, जिससे वैन ने साफ मना कर दिया। वैन सोचने लगा कि क्या वो खुद पैसे कमा सकता है, लेकिन उसे तुरंत एहसास हुआ कि गरुड़ा टाउन में कोई अच्छी पेइंग जॉब्स नहीं थी। लेकिन फिर पैसे की प्रॉब्लम आसानी से हल हो गई। हेलेन अपने साथ प्यूरिफिकेशन स्क्वाड को हराने का इनाम लाई, वैन को याद दिलाते हुए कि उसने इसके बारे में उससे पहले ही बताया था। जब उसके जाने का समय आया, उसकी माँ ने उसे वार्न किया कि कैपिटल के लोग उसके साथ सिर्फ एक गरुड़ा होने के लिए बुरा बर्ताव करेंगे और उसे बहुत कुछ सहना पड़ेगा। उसने उसे सलाह दी कि इससे उसके अंदर कड़वाहट ना आए और वो अपना सर ऊंचा करके जिए, उसे याद दिलाते हुए कि वो उसका गर्व और खुशी है। वैन ने उसे वादा किया कि वो अपना बेस्ट देगा। उसकी बहन रीना ने भी अलविदा कहा, ये वादा करते हुए कि वो वापस आने पर उसके लिए उसकी फेवरेट मशरूम सूप बनाएगी, और वैन ने उसे थैंक किया, ये कहते हुए कि वो इसका इंतजार कर रहा है। फिर वो अपने रास्ते पर निकल पड़ा, अपने फैमिली को हाथ हिलाकर अलविदा कहते हुए, ये सोचकर कि इस बार वो अपना वादा जरूर निभाएगा। वैन आखिरकार रॉयल एकेडमी पहुंचा और उस मैसिव बिल्डिंग के सामने अवे में खड़ा हो गया। एंट्रेंस पर नोबल एप्लीकेंट्स जैसे एलेक्सिस वॉन हॉनेनबर्ग, जिसे उसके बाप द लॉर्ड ने रेकमेंड किया था, वो अपना परिचय दे रहे थे और उनका इज्जत से स्वागत किया गया। उसके बाद एलिजाबेथ कट्जनर थी, जिसे डचेस ऑफ क्रॉट्सबर्ग ने रेकमेंड किया था, जिसका भी उतने ही वार्म वेलकम से स्वागत किया गया। जब वैन की बारी आई, गार्ड्स में से एक उस पर गुस्से से चिल्लाया, ये पूछते हुए कि वो वहां क्या कर रहा है। दूसरे एप्लीकेंट्स डिस्डेन से फुसफुसाने लगे, ये सोचकर कि एक गरुड़ा ऐसी जगह पर क्यों है, और उसे डिस्गस्टिंग कह रहे थे। वैन ने अपने से कहा कि उसे ये बर्ताव शुरुआत से ही मिल रहा है। वैन ने एक्सप्लेन किया कि उसने कुछ नहीं किया है और वो सिर्फ अप्लाई करने आया है। गार्ड ने उसे सार्कास्टिक तरीके से पूछा कि क्या उसे पता है कि वो कहाँ है, जिसके जवाब में वैन ने कामली कहा कि ये रॉयल एकेडमी है और उसने सुना था कि कोई भी एग्जाम दे सकता है, चाहे उनकी स्टेटस कुछ भी हो।
गार्ड ने इस आइडिया पर स्कॉफ किया कि एक गरुड़ा ऐसा कर सकता है और उस पर अटैक करने की तैयारी की। वैन ने सोचा कि गार्ड को हराना आसान होगा, लेकिन उसने रियलाइज किया कि गड़बड़ करने से उसके एग्जाम देने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। उसी पल एक और इंसान ने बीच में आकर गार्ड को एप्लीकेंट्स के सामने लड़ाई बंद करने का ऑर्डर दिया। गार्ड ने उसकी बात मानी और वैन को लगा कि आखिरकार एक रीजनेबल इंसान आ गया है। लेकिन नए ऑफिशियल ने वैन को डिसडेन से एड्रेस किया, ये कहते हुए कि हर साल उसके जैसा एक बेवकूफ और डिल्यूजनल इंसान यहां आ जाता है। वैन की तरफ से वो सोच रहा था कि ये सिचुएशन कितनी अनोइंग है। ऑफिशियल ने फिर अपनी स्पीच शुरू की, एक्सप्लेन करते हुए कि हालांकि एकेडमी स्टूडेंट्स के बैकग्राउंड के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती। ऑफिशियल ने आगे एक्सप्लेन किया कि एग्जाम के लिए अप्लाई करने के लिए एक एप्लीकेंट को एक नोबल से रिकमेंडेशन चाहिए। वैन ने जवाब दिया कि उसके पास है। गार्ड सरप्राइज्ड हो गया, तो वैन ने उसे एक रिकमेंडेशन लेटर दिया, ये बताते हुए कि इस पर एक नोबल सील है। ऑफिशियल सील देखकर शॉक्ड हो गया और वैन पर चिल्लाया, उस पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाया, क्योंकि कोई नोबल एक गरुड़ा को रेकमेंड नहीं करेगा। फिर उसने लेटर उससे छीनने की कोशिश की, ये क्लेम करते हुए कि नोबल सील को फॉर्ज करना एक कैपिटल क्राइम है। जब ऑफिशियल ने रेकमेंडेशन लेटर को पकड़ा और छोड़ने से मना कर दिया, वैन ने मूव किया और गार्ड को उसके चेहरे के बल गिरा दिया, जिससे दूसरा गार्ड हैरान हो गया कि ये कैसे हुआ, ये मानते हुए कि वैन ने कुछ अजीब किया है। उसी पल एक एग्जामिनर आया और उसने इस कमोशन के बारे में पूछा। गिरा हुआ ऑफिशियल एग्जामिनर से माफी मांगी और जो कुछ हुआ था उसे कम करने की कोशिश की, वैन की तरफ इशारा करते हुए। एग्जामिनर ने उसे इग्नोर किया और वैन से उसकी आइडेंटिटी पूछी। वैन ने अपना परिचय एप्लीकेंट वैन क्रूगर के रूप में दिया, ये ऐड करते हुए कि उसे हेलेन स्टाइलर ने रेकमेंड किया है। एग्जामिनर ने लेटर को इंस्पेक्ट किया और कंफर्म किया कि वैक्स सील और सिग्नेचर साफ साफ स्टाइनहर फैमिली के थे। उसने फिर गार्ड की रूडनेस के लिए वैन से माफी मांगी और उसे अंदर आने के लिए इनवाइट किया। इस सीन ने सभी मौजूद लोगों को हैरान कर दिया, एप्लीकेंट से लेकर गार्ड्स तक, जो सोचने लगे कि स्टाइनहर्स्ट फैमिली ने जिसे रेकमेंड किया है उस इंसान की आइडेंटिटी क्या है। वैन ने अपने से कहा कि वो अब बहुत ध्यान खींच रहा है और रियलाइज किया कि हेलेन एक बहुत इन्फ्लुएंशियल फिगर थी। जैसे ही वो अंदर चला, वैन ने नोटिस किया कि सभी एप्लीकेंट्स एलीट थे। उसने उनमें से कुछ चेहरे अपनी पिछली लाइफ से पहचाने। उसने डीट्रिक को देखा जो वैलिएंट नाइट बनेगा और नोटिस किया कि वो तब अलग दिखता था। उसने शिया को भी देखा जो बाद में ग्रेटेस्ट फ्लेम मेज के रूप में जानी जाएगी, और ल्यूनेरस को भी जो डिवाइन पावर की मेडन बनेगी। वैन ने सोचा कि ये सब फ्यूचर हीरोज इस एकेडमी से ग्रेजुएट हुए थे। उसके उल्टा वो किंगडम के हीरोज थे जिन्होंने बैटलफील्ड्स पर अपना नाम बनाया। लेकिन उससे यह भी याद आया कि जब थ्रोन के लिए स्ट्रगल शुरू हुई तो वो करप्ट प्रिंसेस के हाथों में सिर्फ मोहरे बन गए और आखिर में उसने उन सबको मार दिया था। लेकिन इस लाइफ में उसने डिसाइड किया कि वो उनके साथ सूरज की रोशनी में compete करेगा, अंधेरे में नहीं। उसने रियलाइज किया कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन अगर वो कामयाब हो गया तो वो पूरे किंगडम को बदल सकता है। उसके विचार को किसी की आवाज ने रोका। ए, तुम लाल आंखों वाले! बोलने वाला एक और स्टूडेंट था। वैन ने पूछा कि क्या वो उससे बात कर रहा है, और स्टूडेंट ने जवाब दिया, हाँ। फिर गुस्से से पूछा कि उसकी हिम्मत कैसे हुई वहां इतनी शांति से खड़े रहने की। वैन ने ट्रेनी को कामली जवाब दिया कि वो जहां चाहे खड़ा हो सकता है। ट्रेनी को गुस्सा आया और उसने उस पर रूड होने का इल्जाम लगाया। पूछा कि क्या उसे पता है कि वो कौन है। वैन को लगा कि ये सिचुएशन फिर से हो रही है और उसकी पिछली लाइफ ऐसी तकरारों से भरी हुई थी। एक पल के लिए उसने सोचा कि अगर वो एक बार सर झुका देता तो चीजें आसान हो सकती थी, लेकिन उसे तुरंत अपनी मां के शब्द याद आए कि वो अपना सर ऊंचा करके जिए। उसे ये भी याद आया कि उसकी पिछली लाइफ में किसी और ने भी उसे यही कहा था। वो इंसान प्रिंस हाइंस था, जिसने एक बार उसे कहा था कि अगर वो कंटेम्पचुअस स्टेयर्स के सामने सर झुकाएगा तो वो कभी इक्वालिटी अचीव नहीं कर पाएगा, और उसे डिग्निटी के साथ पेश आने को कहा था। उसी बीच वैन के इग्नोर करने पर ट्रेनी गुस्से में आ गया और उसे कॉलर से पकड़ा, उसके चेहरे पर चिल्लाते हुए। वैन ने उसे ठंडी आंखों से देखा और उसे कहा कि ये उसने शुरू किया है।
इससे पहले कि ट्रेनी जवाब दे पाता, वैन ने एक सटल मार्शल आर्ट्स मूव का यूज किया जिसका नाम स्पीलवैक था, जो अपोनेंट की फोर्स से हार्मोनाइज करके उनके मूवमेंट्स को मैनिपुलेट करता है और ट्रेनी को जमीन पर फेंक दिया। यह वही मूव था जो वैन ने पहले गार्ड पर यूज किया था। दूसरा स्टूडेंट कंफ्यूजन में खड़ा था, जबकि वैन गिरे हुए ट्रेनी के पास गया और सार्कास्टिकली उसे हेल्प ऑफर किया, पूछा कि क्या उसे चक्कर आ रहे हैं। ट्रेनी गुस्से में उठा और अटैक के लिए अपनी मैजिकल एनर्जी इकट्ठा करने लगा, लेकिन अचानक एक आवाज ने उन्हें रोक दिया, उन्हें रोकने का ऑर्डर देते हुए। आवाज का मालिक प्रिंस हाइंस था। हाइंस ने मौजूद लोगों को एड्रेस किया, ये जताते हुए कि गरुड़ा किंगडम एलाइज हैं और उन्हें साथ में कोशिश करनी चाहिए, आपस में लड़ना नहीं चाहिए। ट्रेनी ने तुरंत प्रिंस से इस गंदी सीन के लिए माफी मांगी, लेकिन हाइंस ने उसे इतना फॉर्मल न होने को कहा, एक्सप्लेन करते हुए कि आज वो उन सब की तरह एक एप्लीकेंट है और सबसे उसके साथ नॉर्मली बर्ताव करने को कहा। वैन हाइंस को वहां देखकर शॉक्ड हो गया और उसे उस पल रियलाइज हुआ कि हाइंस भी उसकी पिछली लाइफ में इस एकेडमी का ग्रेजुएट था। तो इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा, बाय एंड सायनारा।